प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में 38% वोट मिले और इसमें से करीब 20% वोट जो है विचारधारा के नाम पर मिलता है। वो कोर हिंदू वोटर हैं। ये बीजेपी का बेस वोट भी है और इस पर नरेंद्र मोदी की पार्टी खड़ी हुई है। ये बीजेपी का मिनिमम वोट है। इतना वोट नरेंद्र मोदी को मिलना ही मिलना है। अब कोर वोटर के लिए प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं, जानकारी इस रिपोर्ट में। 90 के दशक की पॉलिटिक्स और 2024 की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा फर्क क्या है? दो ही फर्क है। पहला फर्क है नरेंद्र मोदी और दूसरा फर्क है हिंदू वोट का मैग्नेट। इस फर्क के पीछे तर्क क्या है? वो तर्क है शुरू से ही बीजेपी के 3 सबसे बड़े मुद्दे। बीजेपी जब से बनी तब से उसकी सोच में ये मुद्दे थे और अपने मैनिफेस्टो में भी इन तीनों मुद्दों को शामिल किया। राम मंदिर, धारा 370 और यूसीसी, ये वो मुद्दे हैं जिसको बीजेपी ने ऑन तो किया, लेकिन इसको ऑन करने की हिम्मत सिर्फ नरेंद्र मोदी ने ही दिखाई। नरेंद्र मोदी को पता है कि ये वो मुद्दे हैं जो हिंदू वोट का मैग्नेट है और यूनिफॉर्म सिविल कोड तो जो बीजेपी से दूर हैं उनको भी खींचने का चुंबक है। खास तौर से महिलाओं के अधिकार, उसमें भी ज्यादातर मुस्लिम महिलाओं का अधिकार। जो मजहब के कानून, रीति रिवाज, परंपरा की दीवार के पीछे दफन हो जाते हैं। बीजेपी का मानना रहा है कि देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। किसी के साथ अधिकार को लेकर ज्यादती नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। यूसीसी को लेकर पहली बार जनसंघ 1967 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराधिकार और गोद लेने के लिए एक समान कानून की बात की। 1971 में भी ये वादा किया, लेकिन इमरजेंसी के वक्त 1977 और 1980 में कोई बात नहीं हुई। 1980 के बीच में बीजेपी पहली बार बेहद आक्रामक तरीके से राम मंदिर, धारा 370 और यूसीसी की मांग को शुरू किया। 1985 में जब शाहबानो का मामला गरमाया तो बीजेपी आरएसएस ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अटैकिंग रुख अपनाया और चुनावी मुद्दा भी बनाना शुरू कर दिया। बीजेपी संसद में लगातार तीनों मुद्दे उठाती रही। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पहली बार अल्मोड़ा से बीजेपी के सांसद बच्ची सिंह रावत यूसीसी पर प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए, जिसका शीर्षक था यूनिफॉर्म मैरिज एंड डाइवोर्स बिल, जो संसद में पास नहीं हो पाया। लेकिन बीजेपी पहली बार 1996 और 1998 के मैनिफेस्टो में राम मंदिर, धारा 370 और यूसीसी को शामिल किया। लेकिन कई सालों तक बस ये मुद्दे बीजेपी के मैनिफेस्टो में ही रहे, क्योंकि जब एनडीए का मिलकर मैनिफेस्टो बनता तो तीनों मुद्दे गायब हो जाते। बीजेपी जैसे इन तीनों को छूती, एनडीए पर संकट आने लगता। वजह थी राम मंदिर, धारा 370, यूसीसी, ये तीनों मुद्दे डायरेक्ट मुस्लिमों से जुड़े थे। बीजेपी जब इन मुद्दों को उठाती, कम्युनल कही जाने लगती। 2014 से पहले तक कम्युनल और सेकुलर कौन है
यही 3 मुद्दों से साबित किया जाता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जब आए तो इन्हीं को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना दिया। मोदी ने राम मंदिर को अटकाया नहीं, राम मंदिर को बनवा दिया। धारा 370 को हटा दिया। अब यूसीसी भी आ रहा है, जिसका पहला सैंपल उत्तराखंड में रिलीज हो गया। मैं अपने बचपने में जब हिस्ट्री पढ़ता था तो मैंने एक स्टैचू की फोटो देखी थी, प्रीस्ट किंग ऑफ मोहनजोदारो। ऐसा लगता है कि वैसा ही लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि पुजारी सम्राट बन चुके हैं वो। और मैं क्यों कह रहा हूं कि हमारे सदर जमहूरिया ने कहा था कि 22 जनवरी एक तारीखी दिन है, बिल्कुल तारीखी दिन है। 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर 92 को रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद 86 में ताले खोलकर रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद जीबी पंत ने रखी थी। इसीलिए तारीखी दिन है। और तारीखी दिन इसलिए भी है कि सर इसी ऐवान में 16 दिसंबर 1992 को हमने एक रेजोल्यूशन पास किया था। आप बताइए कि आज इस मुल्क में चाहे कोई सेकुलर पार्टी का हो या जो भी हो, वाले सब सेकुलर है, बुरा मैं हूं, किसी में हिम्मत नहीं है कि 6 दिसंबर की बात की जाए। और वो तारीखी दिन इसलिए भी है सर, इंसाफ करने वालों में एक एनसीएलटी के चेयरमैन, एक गवर्नर और एक नामजदशुदा रुकने पार्लियामेंट बैठे हुए थे। अब आप बताइए मेरे पास बचा क्या है? बचा यह है कि आर्टिकल 32 बचा है, जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने दिया। आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर एतमाद भरोसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बता रहा हूं, खुल के कह रहा हूं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं, मेरी मस्जिद है, आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे? फिर मेरा वजूद किस माने रखता है? मेरा शनाख्त क्या माने रखता है? अब ऐसा नहीं है, अब कोई कम्युनल वाली बात नहीं है। सब कुछ हो रहा है और सब न्यायबद्ध तरीके से हो रहा है। कोर्ट के फैसले की रोशनी में हो रहा है, जजों की सलाह से हो रहा है। जो लोग बीजेपी पर इन मुद्दों को लेकर कम्युनल का पर्चा चिपका देते थे, वो लोग खामोश हो गए जब धारा 370 भी सुप्रीम कोर्ट से वैलिडेट हुआ। सदियों की प्रतीक्षा के बाद राम आ गए। राम मंदिर पर भी आखिरी मुहर और अब तीसरा उत्तराखंड में यूसीसी लाने की तैयारी हो रही है, तो उसे भी जजों ने ही ड्राफ्ट किया है। देखिए, हम तो कहेंगे कि चूंकि हम किसी के विरोध के लिए नहीं लाए हैं, किसी को टारगेट करने के लिए नहीं लाए हैं, और मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को उनका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमने उनके सामने संकल्प रखा। ये हमारा चुनाव का संकल्प था, हमारा वायदा था। अभी तो ड्राफ्ट किसी के सामने आया ही नहीं है, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि उसमें क्या हो रहा है? ड्राफ्ट मुझे मिला है और अभी उस ड्राफ्ट का अध्ययन होगा, उसके बाद उसको लागू करेंगे। और चुनाव अपनी जगह पर है। ये तो हमारा इस विधानसभा के चुनाव में उत्तराखंड की जनता के साथ जो हमने वायदा किया था, जो हमने संकल्प किया था, उत्तराखंड की जनता ने जिस काम के लिए हमको मौका दिया है, सेवा करने का मौका दिया है, सरकार में आने का मौका दिया है, हम वो वायदा पूरा कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व हमेशा से उन्हीं की प्रेरणा से हमने काम किया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हमको जो उनका एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो मूल मंत्र है, उसी ध्येय के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आरोप है कि बीजेपी यूसीसी मुसलमानों को परेशान करने के लिए ला रही है, मुस्लिमों में महिलाओं का वोट खींचने के लिए ला रही है। इसके विरोध में बहुत सी पार्टियां हैं और कुछ मौलाना खड़े हो गए। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? उत्तराखंड सरकार ने जिस मसौदे पर यूसीसी ड्राफ्ट को बनवाया है, उसके पॉइंटर्स को सुनिए और खुद फैसला कीजिए कि यूसीसी जरूरी है या नहीं। यूसीसी के लागू होने के बाद बहुविवाह पर रोक लग जाएगी, और जब ये होगा तो सबसे ज्यादा असर मुसलमानों पर होगा, क्योंकि मुस्लिम शरिया में 4 शादियों का प्रावधान है। लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल तक की जा सकती है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून में लड़कियों की यौनावस्था में जाने के बाद यानी 15 साल की उम्र के बाद शादी की अनुमति है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को अपने माता पिता को जानकारी देनी होगी। पुलिस में रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। संबंधित गांव, कस्बे में कराना होगा और बिना रजिस्ट्रेशन के विवाह
अमान्य माना जाएगा। शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो किसी भी सरकारी सुविधा से हाथ धोना पड़ेगा। मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार होगा और गोद लेने की प्रक्रिया सरल होगी। लड़कियों को भी लड़कों के बराबर विरासत का अधिकार मिलेगा। मुस्लिम समुदाय के भीतर हलाला, इद्दत जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नौकरी पेशा बेटे की मौत की स्थिति में बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी पत्नी पर होगी और उसे मुआवजा मिलेगा। पति की मौत हो जाने के बाद अगर पत्नी पुनर्विवाह करती है तो उसे मिला हुआ मुआवजा माता पिता को दिया जाएगा। यदि पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उसके माता पिता को कोई सहारा नहीं मिलता है तो उनकी देखरेख की जिम्मेदारी पति की होगी। पति पत्नी के बीच विवाद के मामलों में बच्चों की कस्टडी उनके दादा दादी को दी जा सकती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मामला है जहाँ जो धर्म से जुड़ा हुआ है और ये धर्म के साथ में आस्था होती है, धर्म के साथ में जज्बात होते हैं, सारे लोगों के भाव होते हैं, तो कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इस बार जल्दबाजी में ऐसे कानून नहीं पास करने चाहिए। देखिए 10% से क्या होता है, तो 90% तो उसके खिलाफ होंगे। फिर दूसरी बात यह कि आपने मैनिफेस्टो में तो और भी बहुत सारी बातें की हैं। मैनिफेस्टो में हर सर पे छत की बात की है, मैनिफेस्टो में सबको नौकरी देने की बात की है, मैनिफेस्टो में महंगाई तोड़ने की बात की है, शिक्षा की बात की है, स्वास्थ्य की बात की है। वो सब भूल गए आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके प्राथमिकता दे रहे हैं। ये तो आपकी प्राथमिकता गलत है ना। मगर ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ से ये आवाज़ अगर उठती है कि हम ये चाहते हैं, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं। ये तो मेन तो चलता है वहीं दिल्ली से कि प्रधानमंत्री चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री के जितने भी भक्त हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, मुख्यमंत्री हों या कानून मंत्री हों या गृह मंत्री हों किसी भी राज्य के, तो उनकी तरफ से ऐसा बयान आना तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। सूत्रों का कहना है कि मसौदे में 400 से अधिक धाराएं शामिल हो सकती हैं, जिसका मकसद पारंपरिक रीति रिवाजों से पैदा होने वाले भेदभाव को दूर करना है। लेकिन मोदी विरोधी कह रहे हैं इसके पीछे मुसलमानों को टारगेट करना है। मुसलमानों को अधिकार के नाम पर पुरुष महिला में बांटना है, मकसद सिर्फ वोट लेना है। सभी धर्म के लिए एक कानून कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा एक कानून, बताइए आप? मंदिर वालों को मस्जिद में घुसा दीजिएगा, मस्जिद वालों को मंदिर में घुसा दीजिएगा। अब हमारे यहाँ 2 निकाह 3 निकाह जायज़ है? शरीयत से, इस्लाम का कानून है, ये हमारा कानून नहीं है।